जय हिंद साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ रॉलेट एक्ट के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है, नेशनलिज्म इन इंडिया का जो चैप्टर है, भारत में राष्ट्रवाद, उसी चैप्टर के अंदर आपका एक टॉपिक है रॉलेट एक्ट। इस टॉपिक को हम समझेंगे कि रॉलेट एक्ट होता क्या है, रॉलेट एक्ट क्यों लाया गया था और इसके क्या परिणाम थे। ये सारी चीजों को हम इस टॉपिक में समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, 19 मार्च 1919 में रॉलेट एक्ट को लाया गया था। इस एक्ट को हम एनरिकल एंड रेवोल्यूशनरी एक्ट 1919 के नाम से भी जानते हैं। तो इसके एक और नाम है एनरिकल एंड रेवोल्यूशनरी एक्ट, ये चीज ध्यान दीजिएगा। बाकी आगे हम चलते हैं। लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में इस कानून को लाने का प्रस्ताव लाया था। इस प्रस्ताव में क्या चीजें थी कि क्रांतिकारी गतिविधियों को रोकने और दंड देने के लिए विधेयक को लाने का प्रस्ताव लाया गया था। उस समय में हमें पता है 19वीं शताब्दी में हमारा देश आजादी की ओर बढ़ रहा था और हमारे देश में बहुत ऐसे नेता थे जो ब्रिटिश से आजादी चाहते थे, जिसके चलते जब ब्रिटिश को ये लगने लगा कि ये कानून क्रांतिकारी बढ़ते जा रहे हैं, तो उन्होंने इस क्रांतिकारियों को दबाने के लिए ये विधेयक को लाया था। इस विधेयक के तहत एक विशेष न्यायालय का गठन किया गया था। इस न्यायालय के अंदर आपको बिना किसी साक्ष्य के और बिना किसी वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता था और कम से कम 2 साल तक आपको जेल में रहने का परिणाम था। मतलब 2 साल तक आपको जेल में रख सकते थे। आपको किसी भी तरह का साक्ष्य बिना किसी वारंट के आपको जेल में डाल दिया जाता था और ये जानबूझ के किया गया था कि क्रांतिकारियों को दबाया जा सके। ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि महात्मा गांधी जी ने इस कानून को काला कानून कहा था। काला कानून कहने के कारण बहुत थे। महात्मा गांधी ने इसे काला कानून क्यों कहा था? क्योंकि इसमें आपको बिना दलील, बिना वकील और बिना अपील के आपको जेल में डाल दिया जाता था। आपको जैसे पता होगा कि किसी भी अगर आदमी को गिरफ्तार किया जाता है तो उसे 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है, लेकिन आपको यहाँ पे ऐसा कोई भी नियम नहीं फॉलो होते दिख रहा है। बाकी इसे काला कानून कहने के और भी कुछ कारण थे, जैसे स्वतंत्रता का हनन। इसमें जब आप गिरफ्तार होते हैं तो अगर आपको वकील ही ना दिया जाए तो आपकी स्वतंत्रता का, आपके मूल अधिकारों का क्या किया जा रहा है? हनन किया जा रहा है। आपको अपील करने का भी अधिकार आपसे छीन लिया जाता था इस कानून के तहत। और ये सारी चीजें की जा रही थी। ब्रिटिश चाहती थी कि जो भारत के लोग हैं, जो क्रांतिकारी नेताएं हैं, उनको दबाया जा सके और भारत इस आजादी के बात को ना कर सके। उसके बाद हम देखते हैं इसे, ये मैंने आपको बता दिया। आगे हम चलते हैं। आपका ये मार्च में ये ला दिया गया था और 6 अप्रैल की ये घटना है। 6 अप्रैल को महात्मा गांधी जी ने इस कानून के विरुद्ध में एक सत्याग्रह चलाने की बात की थी और उस सत्याग्रह को देशव्यापी हड़ताल के रूप में देखा गया था। पूरे देश में ये हड़ताल किया गया था। इस हड़ताल को बढ़ते हुए जैसे ही ब्रिटिशरों ने देखा तो उन्होंने क्या किया, इसमें गिरफ्तारी करना शुरू कर दी। और सबसे पहले हम देखते हैं कि 8 अप्रैल 1919 को इस गिरफ्तारी में गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है और गांधी जी को गिरफ्तार करने के बाद गांधी जी को बम्बे भेज दिया जाता है। मैं यहाँ पे लिख देता हूं, गांधी जी को बम्बे शिफ्ट कर दिया जाता है। बम्बे क्यों शिफ्ट कर दिया जाता है गांधी जी को? क्योंकि वो चाहते थे कि गांधी जी उस टाइम के मेन नेता थे, इस जो सत्याग्रह को लीड कर रहे थे, और वो चाहते थे कि गांधी जी को जब यहाँ से वहां शिफ्ट कर दिया जाएगा तो ये आपका आंदोलन धीरे धीरे दब जाएगा। लेकिन यह आंदोलन और भी आपका अग्रेसिव होते गया। और आगे हम देखते हैं 9 अप्रैल 1919 को अमृतसर के 2 स्थानीय नेता, एक डॉक्टर सत्यपाल और किचलू, इनको भी ब्रिटिश के द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है, ब्रिटिश के सैनिकों के द्वारा। और ये गिरफ्तारी के बाद ये जो स्थानीय नेता थे, ये कांग्रेस के भी नेता थे और अमृतसर के स्थानीय नेता थे, इन दोनों नेता के गिरफ्तारी के बाद ये आंदोलन आपका और अलग रूप ले लेता है। उसके बाद 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग एक आपका स्थान था जहां पर इनकी गिरफ्तारी के विरुद्ध में लोगों ने एक सार्वजनिक सभा का गठन किया था और सार्वजनिक सभा बुलाई थी। उस सभा के जिस दिन ये सभा बुलाई थी उस दिन बैसाखी का भी दिन था। बैसाखी एक त्योहार होता है जिसमें किसानों की अच्छी फसल होती है, तो उस फसल की खुशी में त्योहार बनाते हैं वो बैसाखी। तो कुछ लोग तो बैसाखी का त्योहार मनाने आए थे और कुछ लोग यहाँ पर आए थे जलियांवाला बाग का जो सभा है उसके विरुद्ध में। किसके विरुद्ध में? ये जो गिरफ्तारी हुई थी उसके विरुद्ध में लोग यहाँ पर आए थे। उसके बाद जो जनरल ओ डायर, पंजाब के उस टाइम पे गवर्नर थे जनरल ओ डायर, और उस टाइम पे पंजाब के वायसराय कौन थे? जेम्स फोर्ड। तो जेम्स फोर्ड आपके भारत के वायसराय थे और पंजाब के गवर्नर थे जनरल ओ डायर। इन्हीं ने आदेश दिया था कि जो लोग जलियांवाला बाग परिसर में
जहां पर चारों तरफ से वो परिसर बंद था और एक ही गेट था, उसमें बाहर जाने और अंदर जाने का उसमें एक ही रास्ता था। तो जनरल ओ डायर के आदेश पर वहां पर सैनिकों ने अंधाधुंध लोगों पे गोलियां चला दी और जिसके तहत लमसम 1000 से ज्यादा लोगों की उसमें हत्या हो गई थी और बहुत लोग उसमें घायल हो गए थे। लेकिन ब्रिटिश के द्वारा एक रिपोर्ट आई थी, जब ये आपकी घटना हो गई थी, जलियांवाला बाग नरसंहार हो गया था, उसके बाद एक हंटन रिपोर्ट आई थी आपकी, मैं यहां पे लिख देता हूं, हंटर रिपोर्ट। इस हंटर रिपोर्ट के हिसाब से ब्रिटिश का यह मानना था कि सिर्फ 379 हत्या की गई है। यहां पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे 1000 से ज्यादा हत्या हुई थी। लेकिन जब ये घटना हो गई थी तो ब्रिटिश सरकार ने एक गठन किया था, एक आयोग का गठन किया था जो इस पे पूरी समीक्षा करेगी, और उस समीक्षा के हिसाब से 379 हत्या इन्होंने माना था। और जो जनरल ओ डायर है उनको इन्होंने माना था कि ये दोषी नहीं है, इन्होंने जो काम किया है वो सही किया है। इस दुर्घटना और इस नरसंहार के बाद भारत में बहुत ऐसे नेता थे जिन्होंने अपनी उपाधि को त्याग दिया। उसी में हम देखते हैं, सबसे पहला नाम है रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में। रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिया। उसके बाद हम देखते हैं गांधी जी ने केसर ए हिंद की उपाधि को भी त्याग दिया। और उसके बाद शंकर नारायण, जो कि वायसराय परिषद के वो थे, मेंबर थे, इन्होंने भी अपने पद से क्या कर दिया, त्याग कर दिया। तो ये सब जो घटनाएं थी, ये रॉलेट एक्ट आपने समझा। उसके बाद कारण देखा कि क्यों जलियांवाला बाग होने का कारण क्या था, नरसंहार होने का, और उसके बाद जो हमारे नेता थे इन्होंने अपनी उपाधि को त्याग कर दिया। ठीक है, और इसके बाद जो हमारा राष्ट्रीय आंदोलन था उसमें एक नई जोश पनप गई। आपको ये टॉपिक कैसा लगा, समझ आया? तो आपके लिए थैंक यू।